बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। मैं कायम एहतशाम हूँ। मैं इस वक्त खुरने वाला में मौजूद हूँ। मैं ये सोच कर अपनी टीम के साथ गांव में आया था कि यहाँ जाएंगे, ज़रा हमें साफ़ सुथरी फ़िज़ा मिलेगी। यहाँ पर जब बार बार कंप्लेंट्स हुई, बार बार लोगों ने शिकायत की, तो मैं भी थोड़ा एक लम्हे के लिए परेशान हुआ कि ना जाने गांव में ऐसे क्या मसाइल आन टूटे हैं कि लोग इतने डिप्रेस नज़र आ रहे हैं, लोग इतने परेशान नज़र आ रहे हैं। लेकिन जब मैं एक्चुअली यहाँ पर पहुँचा तो मुझे ये चीज़ देखने को मिल रही है कि जो चीज़ें हम शहर से सोच के निकले थे वो बिल्कुल यहाँ पर ऑपोजिट हैं। बेसिक बुनियादी सहूलियात नामी चीज़ ही यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करती है। जो हालात होंगे मैं आगे बढ़ूँगा, क्योंकि बिला ताखिर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि लोग जितने भी खड़े उनसे मैं बात करूँ, चीज़ जानने की कोशिश करूँ कि खुरने वाला के इस गाँव की तबाही का जिम्मेदार कौन है, जहाँ पर हज़ारों की तादाद में आबादी है। काम प्रेम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। खुरने वाले में इस वक्त हम मौजूद हैं। यहाँ पर जो सिचुएशन है रोड्स की, वो इंतहाई खस्ता हाल हैं। मैंने गुजारिशात में से ये चीज़ें शामिल थी, क्योंकि हम लोग हो गया, ये बेचारे गरीब तबका हो गया, हम लोग मिल के अपनी एक रिक्वेस्ट ही इनके सामने बयान कर सकते हैं कि खुदा का खौफ करें, को इनकी तरफ भी देखा जाए ताकि चीज़ें ठीक हो सकें। भाई हमारे साथ खाने से बात का आगाज़ करते हैं। बताइए कि भाई ये रोड का क्या इशू है, कितने किलोमीटर का ये पैच है, कितने इलाके हैं जो इससे कनेक्टेड हैं, मेन रोड है, क्या हालात सिचुएशन है, कितने हादसात यहाँ पे हो रहे हैं, ज़रा डिटेल से मुझे चीज़ों का बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर ये 104 RB 104 पानिया वाला का रोड है, ठीक है जी। और इस रोड को बने हुए 38 साल हो चुके हैं। 38 साल कबल ये रोड जो है तैयार हुआ था, और उसके बाद किसी भी हुकूमत में इसको रिपेयर नहीं किया गया। इसकी हालत आपको नज़र आ रही है कि एक मरीज़ जो है, मेरे ख्याल से इस रोड पे जाएं लेके उसे, तो स्टाफ तक पहुंचते उसका दम निकल जाए। जितने खड्डे हैं इसमें, स्टाफ तक जाते उसका दम निकल जाए। और इन 38 सालों में किसी भी हुकूमत ने इसको रिपेयर करने की कोशिश नहीं की। जितने भी सियासी लीडरान आए हैं उन्होंने सिर्फ दावे ही किए हैं, और वो दावे बस दावे ही रह गए हैं, उन पे कोई इम्प्लीमेंट नहीं हो सका, इस रोड को रिपेयर नहीं किया जा सका। और हमारी गुजारिश है कि ये भी पंजाब का हिस्सा है, और इस पे भी जो हमारे आला ओहदेदारान हैं वो गौर व फिक्र करें और इस रोड को रिपेयर किया जाए। ये 1988 में तैयार हुआ है, ठीक है जी। 1988 में ये तैयार हुआ है, और आप खुद ही देख लें, शायद ही पाकिस्तान, पंजाब में और पूरे पाकिस्तान में, सिंध सरहद में शायद ही कोई ऐसा इलाका हो जिसमें 38 साल कोई रोड चला हो। ये 38 साल पुराना रोड है। ये 38 साल मेन रोड है जो आगे भी आबादियों को जो है वो कनेक्ट करता है। अच्छा, मैं एक चीज़, चूँकि गर्मी का इतना जो है वो इस वक्त शदीद गर्मी भी है, गर्मी का ये टाइम भी है, मैं थोड़ी सी चीज़, ज़ाहिर सी बात है, कोशिश करूँगा कि जितने भी भाई खड़े हुए हैं सबसे वन बाय वन जो है मैं बात करूँ। मुझे आपने थोड़ी सी चीज़ समझानी है। हर गवर्नमेंट का जो बेसिक इनिशिएटिव रहा है वो रहा है कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर को हमने बूस्ट करना है, और ख़ास तौर पर ये तासुर भी दिया जाता है कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत रोड को, सड़कों को, इन चीज़ों को जो है वो बिल्ड करना, बनाना पसंद करती है। ये उनकी फेवरेट एक कामों में से काम है। तो इतने अदवार मुस्लिम लीग नून के आए, क्या उसमें भी ये चीज़ें ठीक नहीं हुई? क्योंकि क्या आप कहने कि भाई मेन रोड है, 38 साल से ये सिचुएशन चल रही है। जी बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है कि नून लीग की हुकूमत में भी, बाकी हुकूमतों में भी इसको रिपेयर करने का कोई भी उन्होंने जो है कि लाहे अमल अख्तियार नहीं किया। और ये आपके सामने है, ये बिल्कुल भी जो है रिपेयर नहीं हो पाया। इधर हमारे पास MPA राना शुएब अदरीस साहब थे, और उन्होंने भी एक बार वो MPA हुए हैं, इस बार रह भी गए हैं, तो उन्होंने भी इस पर कोई एक्शन नहीं लिया। MNS सीटें जो हैं वो चेंज होती रही हैं, तो इसमें उन्होंने किसी किस्म का कोई एक्शन नहीं लिया, कोई इस पर रद्द अमल, कोई रिएक्शन नहीं है। और हमने बहुत कोशिशें की हैं, इसके बावजूद इस पर किसी भी किस्म का, किसी हुकूमत ने और किसी MPA MNA ने कोई इस पे रिस्पांस नहीं दिया हमें, और ना इसको रिपेयर करने की कोशिश किसी ने की है। जिस MPA साहब का भी आप जिक्र भी कर रहे थे कि ये मौसूफ यहाँ पर से जीते भी हैं इससे पहले जो है, तो उस टाइम में चूँकि कोई भी जब कैंडिडेट आता है ना, ये भी आपने एक चीज़ अब नोटिस करनी है कि कोई भी जब कैंडिडेट आता है, फर्स्ट उसका इनिशिएटिव यही होता है कि भाई वार्ड हमें दे, मैं आपके वार्ड का तहफ़्फ़ुज़ करूँगा, आपका भाई हूँ, आपकी नुमाइंदगी करूँगा। वो सारी चीज़ें फिर उन 5 सालों में दिखी आपको? ये हमारी जी ने फर्स्ट 3 ही डिमांडें होती हैं जो भी आते हैं सियासी लीडर्स। फर्स्ट होती है सेहत के लिए, हम उन्हें गुजारिश करते हैं कि हमें यहाँ पर कोई हॉस्पिटल दे दें।
हमारे और दूसरा होता है हमारा कि तलीमी अदारों को अपग्रेड किया जाए, और तीसरा हमारा ये रोड होता है। और गैस के मसले हैं वो तो चलें अभी जैसे भी है, लंबी एक डिबेट है, लेकिन ये जो 3 मेजर इश्यूज़ हैं ये हम फर्स्ट ऑफ जो हमारी प्रेफर होती है, जो हमारे जो फर्स्ट क्वेश्चन होती है, जो हमारी फर्स्ट डिमांड होती हैं वो यही होती हैं। और इस पे ही वो हमें हमारे साथ वादा करते हैं, हमसे वोट लेते हैं, फिर आगे हार जीत तो वो उनके मुकद्दर की बात है, उस पे हमसे वोट लेके चले जाते हैं। उसके बाद फिर ये हालात आपके सामने ही हैं। इन 38 सालों में यहाँ पे कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं आई है किसी भी पहलू में, ना तालीम में, ना सेहत में, और ना ये कंस्ट्रक्शन में, ना इन रोडों में, किसी किस्म में कोई नहीं है। किसी किस्म की कोई जो है वो बेहतरी नहीं आई है। जाहिर सी बात है कि जब बेहतरी आती है, जब काम होता है, जब डेवलपमेंट्स होती हैं, डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो वो नज़र आते हैं। लोग ये कहते हैं कि भाई वाकई फ़लाँ जगह पे डेवलपमेंट्स भी हुई, इंफ्रास्ट्रक्चर बना, सारा कुछ बना, रोड बने, गलियाँ बनी, सीवरेज सिस्टम आया, लेकिन नहीं है। मैं आपको ये कह सकता हूँ कि शायद कि मैं खुरने वाला के कैसे एरिया में खड़ा हूँ जहाँ पर हज़ारों की तादाद में आबादी तो है, लेकिन उस हिसाब से 1% भी सहूलियत मौजूद नहीं है। रोड, अब मैं तो खुद ये चीज़ देख कर हैरान हुआ कि भाई और मसाइल पे तो हम डिबेट कर कर थक चुके हैं कि गैस का मसला है, सीवरेज का मसला है, रोड जो बेसिक नीड है उसको कई साल जो है वो ऐसे गुजर गए हैं। कैसे? बिल्कुल फर्स्ट क्लास। क्या नाम है? मोहम्मद अकरम। ये कितने किलोमीटर का पैच है भाई? तकरीबन 1-1.5 किलोमीटर का ये पैच है। 1-1.5 किलोमीटर का ये पैच है। अगर एक कोने से खुदा न खास्ता कोई सीरियस कंडीशन में पेशेंट हो, उसको एम्बुलेंस या गाड़ी में लेके जाया जा रहा हो, सलामत हॉस्पिटल तक पहुंच पाता है? नहीं जी, इधर सलामत हॉस्पिटल तक क्या पहुंचना है, ये तो इतने खड्डे हैं, वो जो कोई उसमें अगर वो जिंदा भी है तो जाते जाते उसका तो सांस निकल जाएगा। इतना ये हमारा रोड ख़राब है। हमारे गांव में से इतना निकलना बहुत मुश्किल है। उधर पानी इतना है, उधर कोई सीवरेज सिस्टम नहीं है, सड़कों पे पानी है, गलियों में पानी है, रोड है उसकी हालत बिल्कुल ख़राब है। ये तकरीबन 1987-88 से लेके आज तक इधर कितने MPA आए हैं, कितने MNA आए हैं, बहुत ज़्यादा लोग इधर MPA MNA आए हैं, उसके बावजूद इस हमारे किसी कोई मुतालबा किसी ने भी पूरा नहीं किया। कई MPM मैंने आए 38 साल, जिस तरह वो भाई भी कह रहे थे, 38 साल एक बड़ा दौरानिया है, हाँ जी। कोई भी चीज़ नहीं हुई। सिर्फ बात इस रोड की नहीं है, और भी जो इस वक्त हालात सिचुएशन है उस पर भी तो ज़रा रोशनी डाले ना। क्या आपको गैस मिला? क्या आपको सेवरेज मिली? क्या आपको पुख्ता गलियाँ मिली? क्या आपको बिजली का बेहतर सिस्टम मिला? मुझे तो यहाँ पे ये भी नज़र नहीं आ रहा कि बिजली का कोई बेहतर निज़ाम हो। पुराने उसी तरह के वो यहाँ पर अगर पोल देखें, उस तरफ देखें तो पुराने खंभे लगे हुए हैं, उसी तरह से वो डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस, पुरानी लाइंस। कई जगह ਤੇ ਸਾਡੇ ਖੰਭੇ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਦਫਾ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇੱਥੇ ਸੀਮੈਂਟ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਸਿਸਟਮ ਇਹਦਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ ਜੀ। ਕੋਈ ਉਹ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਵੇ। ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਕਈ ਦਫਾ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੱਛਰ ਇੰਨੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਾਣੀ ਥੱਲੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, उससे बीमारियां दे बंदे मुबतला ने, यरकान दी बीमारियां दे कई बंदे मुबतला ने इस पानी की वजह तो, लेकिन कोई साडा मसला हल नहीं होया। नज़र आता है एक जेन्युइन एक बात बताएं मुझे कि कुछ चीज़ें को नज़र आती हैं कि चलें जो है वो ठीक हो जाएंगी, थोड़ा टाइम लेंगे, 5 साल और लेंगे, 10 साल और लेंगे, एक होप, एक उम्मीद होती है ना कि शायद ठीक हो जाए, तो कोई ऐसी कोई है भाई? अजे तक तो साड़ी किसी ने 30-40 सालों च नहीं सुनी हैगी, तो कोई साडा निज़ाम नहीं ठीक होया। हो सकता साड़ी किते मरियम नवाज तक साड़ी आवाज़ पहुँचे, हो सकता साडा निज़ाम ठीक होए, अजे तक तो सानू कोई उम्मीद नहीं किसी से। अच्छा, वो चाहती हैं कि ये उनका पंजाब बेहतर हो, उनका पंजाब सबसे मुनफरिद हो, उनका पंजाब खूबसूरत हो। क्या ये ग्राउंड पे भी हो रहा है भाई? अगर उन्होंने तक कोई साड़ी आवाज़ जाएगी या कोई बंदा उत्थे तक साड़ी कोई पहुँच होएगी तो साड़ी उत्थे तक जाएगी ना, तो साडा ठीक होएगा। जो साड़ी किसी तक आवाज़ कोई MPA या MNA या कुछ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਅਫਸਰਾਨ ਆ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕਦੇ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਨਾ। ਇੱਧਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, कोई MPA MNA वोट लेंदा, वोट लैन तो बगैर तो बात तो इतने कितने आंदे नहीं वड़ते नहीं। आना तो MP MNA है ना, हाँ MP MNA ने है ना, क्योंकि उन्होंने आके वोट लेने MP साहिबानों MNA साहिबानों। वोट लैन तो बाद ਇੱਥੇ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਚਿਹਰੇ ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੇਖਦੇ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਸ 5-10 ਸਾਲਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ वोट। में आपको भी गले लगाया होगा। बिल्कुल जी, उधर तो आप हमारे भाई हैं, ये हमारे बाप हैं, ये चाचा हैं हमारे,
लेकिन उसके बाद ना कोई बाप नज़र आता, ना चाचा नज़र आता, ना कोई भाई नज़र आता है। यही बात है। मैं यही चीज़ अक्सर दोहराता हूँ कि जिस भाई को अभी वो कह रहे थे कि आप जी हमारे बड़े भाई हैं, इनको बड़ा भाई बनाते हैं और इलेक्शन जैसे ख़त्म होता है तो ये उनके बड़े भाई उनके डेरे पे जाते हैं कि सर वो आप आए थे तो वो भाई भी आपने मुझे बड़ा कहा था तो वो हमारा तो मसला हल कर दें। तो फिर वो कहते हैं कि आपका नाम क्या है, आपको पहचाना नहीं है हमने। ऐसे आगे से जवाब भाई मिलता है। ऐसे नहीं, उन्होंने मुंशी रखे होते हैं। साहब तक तो पहुंचने वास्ते बड़ा टाइम लगना हमें। साहब तक भी सो रहे हैं, साहब लाहौर गए हुए हैं, साहब इस्लामाबाद गए हुए हैं। उत्थे डेरे ते तो भाई चौकीदार या जेडे आम बंदे ने उन्होंने वो साड़ी गल नहीं सुनते। आवाम की एक्सेस नहीं है। लोगों से मैं बात के लोग ये कहते हैं कि इनको बेहतर करने की ज़रूरत है ताकि खुरने वाला हो, वो तांदलियाँ वाला हो, वो कहीं का भी देहात हो, वहाँ तक ग्राउंड तक सहूलियात पहुँच सके। ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। खुलने वाला में इस वक्त मौजूद हैं, बिला ताखिर लोगों की जाने बढ़ेंगे, उनसे बात करेंगे, आज के मसाइल पर डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? खावर खबर क्या करते हो? मजदूरी करता हूँ। मेहनत मजदूरी करते हो। यहाँ पर मोस्टली लोग, मैं यही चीज़ देख रहा हूँ कि मेहनत मजदूरी। जी खबर क्या हालात हैं यहाँ के, मुझे ज़रा बताना। यहाँ पर मोस्टली लोग काश्तकारी हो गया, ऐसे होगा क्योंकि ये दही एक एरिया है, शहर हो गांव हो, मसाइल सबके सांझे हैं। आप भी लोग हैं रहने वाले यहाँ पर। यहाँ पर क्या बिजली का कोई बेहतर पुख्ता निज़ाम मौजूद है ताकि लोग जो है वो अच्छे तरीके से बिजली उनके घरों तक पहुँच सके, या वो पुराने सिस्टम अभी तक जो है वो गाँव देहात में चल रहे हैं? कोई सर नहीं है। बिजली तो बहुत लोड शेडिंग मतलब रहती है और बच्चे जो हैं बीमार इस वजह से हो गए हैं। और मच्छर वगैरह बहुत ज़्यादा है। हाँ जी, तो गलियों में बाज़ारों में बहुत पानी खड़ा हुआ है, बच्चे कहाँ निकले और बीमारी की वजह से बहुत। सीवरेज का फिर सिस्टम क्या मौजूद है? क्या वो पुराने तर्ज की, वो आज से कई साल पहले माजरत के साथ वो नालियाँ होती थी, उसमें वो पानी का सीवरेज होती थी, कि वो सेटअप अभी तक मौजूद है? नहीं, हाँ जी, पुराना ही है, कोई नया नहीं बना है, वो ही पुराना है। वो पानी गंदा, गाँव वगैरह, बच्चे उससे खेलते हैं वगैरह, बीमारी वगैरह। ये हकीकत है उन सब दावों की, ये रियलिटी है उन सब दावों की जो सुबह से लेकर शाम तक हमें सिर्फ ये कहते नज़र आते हैं कि ऑल इज़ वेल, एवरीथिंग इज़ गुड। ऑल इज़ वेल और एवरीथिंग इज़ गुड के हालात अगर ग्राउंड पे आए तो आपको बेहतर पता लगेंगे। मैं अब नहीं बोल रहा, ये लोग बेचारे अपनी कहानी, अपने मसाइल, अपनी आफतें खुद जो है वो बयान कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। सामने ज़रा तशरीफ़ लाएं यहाँ पे। क्या नाम है आपका? करम अब्बास करम अब्बास। जी, करम अब्बास क्या काम करते हैं? मुर्गे का काम करता हूँ। कितने साल हो गए? काफ़ी साल हो गए, यहाँ पे कितने साल हो गए रहते? शुरू से रहायशी है। आबाई है, आप पैदा यहाँ पे हुए, आपके बुजुर्ग वालिदैन यहीं पे। जी सर। आपने मुझे दो चीज़ें गिनानी हैं जो यहाँ पे बेहतर हुई हैं इतने सालों में। आप छोटे थे, फिर आप नौजवान हुए, अभी आप एक मैच्योर एज में हैं। मुझे कुछ दो तीन चीज़ें आपने बतानी है जो यहाँ पे बेहतर जी। कोई हुई हैं, कोई रोड आए हैं, कोई गलियाँ आई हैं, कोई चीज़ आई? पहले जो है ना, अगर थोड़ी सी सड़क जो है ना वो कहीं से टूट जाती तो रिपेयर हो जाती थी। अब तो काफ़ी साल ही हो गए कि ये सड़क का देख लें आप हाल कैसा है। बाकी जो है गांव की नालियाँ, सीवरेज का सिस्टम जो है ना वो भी काफ़ी हद तक जो है ना कमज़ोर है। तबाह हो चुका है। सिंपल वर्ड्स में हम अगर कहें तो तबाह हो चुका है। जी सर, तबाह हो चुका है सीवरेज का सिस्टम। और बाकी जो है ना गांव में ना कोई अच्छे मतलब कोई फैसिलिटीज़ हैं, स्कूल हैं, वो भी यहाँ पे कितने हैं यही ज़रा बताइए। प्राइमरी स्कूल ये है सामने जो है। यहाँ पे मुझे अभी आते हुए यहाँ पे नज़र आया, यहाँ पे जी, ये बॉय स्कूल है और दूसरी तरफ जो है ना वो गर्ल्स स्कूल है, वो भी प्राइमरी है। कितनी है जी, तादाद कितनी है? तादाद थोड़ी है सर। कम है, यहाँ पर कम बच्चे पढ़ रहे जी हैं। सर। अच्छा, इसकी वजह क्या है? क्या सहूलियात उन लोगों के पास कम है? मसला क्या है? बच्चों की तादाद क्यों कम है? बस सहूलियात की वजह से सर जो है ना बच्चे वो इधर दाखिल नहीं करवा रहे कि यहाँ पे ना कोई सहूलतें नहीं है ना, इसलिए सर। सहूलियात ना होने की वजह से ये सब कुछ हुआ है। यही वो चीज़ है जो मैं भी आगाज़ में भी बयान कर रहा था कि सहूलियात ना होने की वजह से ही ये मसाइल हैं। ये जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ इसको कातिल रोड भी कहा जाता है भाई, जो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड अल्फाज में एक बात है, क्योंकि
आप थोड़ा सा अगर कैमरा यहाँ पर घुमाएं बेटा सर, साइड पे आप होना, तो ये वो मेन रोड है जो आगे कई आबादियों को कनेक्ट कर रहा है। एक लम्हे के लिए आप ये चीज़ थोड़ी सी आपने देखनी है कि ये वो रोड है जो आगे कई आबादियों को जो है वो जोड़ता है, कनेक्ट करता है। और उसकी हालात सूरत हाल ये हैं कि कोई दिन ऐसा नहीं गुजरा कि यहाँ पर कोई हादसा रुनुमा ना हो, कोई दिन ऐसा नहीं गुजरा कि कोई बच्चा यहाँ पर हादसे का शिकार ना हुआ हो, कोई बड़ा यहाँ पर हादसे का शिकार ना हुआ हो। यानी अगर एक यहाँ से रिक्शा गुजरता है मेन रोड की बात बता रहा हूँ, तो इधर उधर से गुजरने का कोई रास्ता मौजूद नहीं होता। जो इस वक्त हालात हैं खुरने वाला में मौजूद हैं, आपके सामने बयान कर रहे हैं। और भी अक्सर लोगों से बात करने के लिए मुख्तसर ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रीमियम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। जब तक हमने बेसिक नीड्स की तरफ नहीं बढ़ना, जब तक हमने ग्राउंड पर जाकर बुनियादी सहूलियात लोगों को नहीं पहुंचानी, किसी भी सूरत हम ये चीज़ क्लेम नहीं कर सकते, या हुकूमत किसी की भी हो, कोई भी हो, वो ये क्लेम नहीं कर सकता कि ग्राउंड पर इस चीज़ के असरार नज़र आ रहे हैं। आज भी आप कई ऐसे देहात गाँव में जाएँ जो कि सिटीज़ से थोड़ा सा बाहर आकर मौजूद हैं। आप ये फैसलाबाद दूसरा बड़ा शहर है पंजाब का, इंडस्ट्रियल हब इसे माना जाता है। यहाँ पर अगर अब आप आएँ, एक चीज़ जो आपको देखने को मिलेगी या एक चीज़ जो आपको नज़र आएगी वो ये आएगी कि देहात गांव में आज भी ऐसा आपको महसूस होगा कि ये 2026 में नहीं बल्कि आज से 50 साल पीछे जी रहे हैं। ज़ाहिर सी बात है वो चीज़ें जो है वो लोगों को सोचने पर भी मजबूर करती हैं कि क्या हमारे नुमाइंदगान फिर नाअहल हैं। वो कोई भी हों, वो एक को हम बात नहीं कर रहे हैं, मौजूदा हों, सब का हों, क्या उनके अंदर सकत ही नहीं थी कि वो लोगों को रिप्रेजेंट कर सकें। यही चीज़ें जानेंगे। भाई हमारे साथ आज मौजूद हैं। मैं कोशिश करूँगा कि इनसे थोड़ी सी मैं इस हवाले से बात करूँ। ठीक ठाक। क्या नाम है आपका? इरफान। इरफान भाई, यहाँ पर आबादी तकरीबन कितनी होगी? यहाँ पर घर कितने होंगे तकरीबन? कोई ऐसे कोई आइडिया लगा दें, यहाँ पर लोग कितने होंगे, तादाद? यहाँ पर तकरीबन 6 से 7 हज़ार आबादी है। हाँ जी, 104 भी ये गांव है और ये खुड़ियाँ जड़ा रोड पे वाक़ है। थोड़ी सी दूरी पे 10 किलोमीटर है खुड़ियाँ वाला से। हमारा गांव दूसरे पूरे ये पंजाब के लिहाज से बहुत पीछे है। और सबसे फॉरवर्डनेस इसकी ये है कि ये फैसलाबाद के नज़दीक है, जड़मवाला से और खुड़ियाँवाला के सेंटर में ये गांव है और इसका खस्ता हाल है। हमारे जो एजुकेशन है उसमें बहुत ज़्यादा हम पीछे हैं, हम मेडिकली बहुत पीछे हैं। हमारा जो है प्रोसेस रास्ते का वो सबसे खस्ता हाल है। बैकवर्ड इलाकों में भी कारपेट रोड्स बन गए हैं। हमारा तकरीबन ये 38-40 साल हो गया है, हमारा जो रोड बना था उसकी वही हालत है जो पहले दिन बना था। उसके बाद इसको किसी ने नहीं काम वगैरह इस पे हुआ। उसके अलावा हम इससे कासिद हैं कि हम कोई भी मरीज़ उसे शिफ्ट करना हो शहर या इधर अबवा में, खुड़ियाँ वाले में या जड़ा वाले जाना हो, हत्ता कि अलाइड में भी जाना हो ना, गरीबी बहुत हमारे मजबूर हैं। उनके पास वसाइल भी नहीं है इतने, और वो टेक्सटाइल एरिया में वो मज़दूर आदमी हैं इधर जो करते हैं ड्यूटी। इसके अलावा उनके पास इतने वसाइल नहीं है कि उनके अपनी कन्वेंस हो, ये वो। हमारे जो रिक्शा वगैरह हैं वो भी रोड पे अब तो नहीं चलते, क्योंकि जो एक दफ़ा चला उसने दोबारा चलना नहीं। ये जो हमारा गांव है उसमें गैस जो है हमारी वो उसमें सीवरेज उसकी हो गई है, उसके बाद उसकी कोई अलाउंस नहीं है। पाइपलाइन बिछा दी गई है, कनेक्शंस लगे हैं क्या? एक कनेक्शन लगा हुआ है, वो भी मुलाजिम है। एक कनेक्शन लगा हुआ है और वो भी मुलाजिम है इसमें गैस के डिपार्टमेंट में। बाकी गांव का किसी का नहीं। जो दरख्वास्त वगैरह दी हैं वो भी हमारी कोई अप्रूव नहीं हुई। वो उन साहब का घर तक वो चल रहा है? हाँ जी, चल रहा है, ऑनलाइन चल रहा है। हमारा नहीं, कोई भी मसलन साहब इस्ताल लोग जो है उनका भी नहीं है दरख्वास्त। आपने उस साहब को नहीं कहा कि भाई आप हमारा जो आपको पता है पाकिस्तान में जो मसला चलता है, जो किस डिपार्टमेंट में है उसकी सुनी जाती है, बाकी की नहीं जानी। बहुत दफ़ा गए हैं, उनसे रिक्वेस्ट भी की है, पैसे भी दिए हैं, वो जो फार्म होते हैं वो भी जमा करवा दिए हैं और कोई सिस्टम नहीं चल रहा। उसके बाद हमारा बहुत कासिद हैं, बैक जा रहे हैं, फार्मरनेस बिल्कुल है ही नहीं पूरे गांव में। और हेपेटाइटिस तकरीबन हर इंसान को है। जो हमारे 2 छप्पड़ हैं का मुझे बताइएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर आते हुए एक चीज़ सुनी, मुझे बताया गया प्रोग्राम शुरू करने से पहले बुज़ुर्ग मुझे ये चीज़ बता रहे थे
कि यहाँ पर गांव है, हालांकि ये चीज़ तस्वुर की जाती है शहर से अगर हम आए हैं, हम तो ये चीज़ सोच के आए हैं कि गांव होते हैं, वहाँ पर साफ़ सुथरी फ़िज़ा होती है, वहाँ पर लोग बीमार नहीं होते, वहाँ पर लोगों की कंपैरेटिवली एज ज़्यादा होती है क्योंकि वहाँ पर हवा हवा नीट एंड क्लीन है। आपने तो वो उन सारी चीज़ों को ही उलट बिल्कुल कर दिया कि भाई गांव में भी कोई घर ऐसा नहीं है कि जहाँ पर कोई ना कोई हम वैसे इन चीज़ों से महरूम हैं, हम गांव में नहीं, हम तो ऐसे जैसे एक पुराने शहर में रह रहे हैं, जिसमें जैसे कराची के कुछ इलाके ऐसे हैं जिनके पानी में सीवरेज नहीं है और वो बहुत बैक जा रहे हैं कराची में रहते हुए, उनसे भी हमारा तो सिंध की बात करें ना, वो थरपारकर की बात करें, वो जिस तरह वहाँ पे जहाँ पे कोई उसकी भैंस है इधर, जो हमारे MP एंड MNA साहब, उनको हमने बे लॉस जो है वोट वगैरह दिए हैं। जब इलेक्शन होते हैं हमारे कुछ जो मामलात हैं गांव के, वो ये तो देना होता है, वोट तो है उनका हक है, वो दे देते हैं। और जिसके बाद कहा जाता है कि रियासत की अमानत होता है वोट। वो तो हमने देना होता है, पर उनका हमारा उसका बेनिफिट कोई नहीं। क्या चुनने में भी आवाम बेचारी गलती करती है कि धोखा खा जाते हैं, ज़बानी कलामी, वो आके ये चीज़ कह रहे हैं कि भाई मैं तो भाई हूँ आपका, मैं तो आपका हम नवा हूँ, हम और क्या क्या चीज़ें इस तरह की निकाल ली जाती हैं, एंड पे वही चीज़ें मुकर जाती हैं। हर चीज़ से मुकर जाते हैं। और वोट तो जो दे दिया वो उसके बाद हमने उन लोगों तक रसाई हमारी मुमकिन नहीं है, रसाई मुमकिन नहीं है उन लोगों तक। जाते में तो उनके मुलाकात से नहीं वो करते, जब वो मिलेंगे ही नहीं हम उनसे क्या बात करेंगे। उनका दीदार ही नहीं हो। नहीं, दीदार ही नहीं होना, बात ही नहीं होनी। तो आपको छोटा भाई कह रहे होते थे वो सिर्फ 5 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए बस, इलेक्शंस के दिन। बस उसके अलावा कोई। मैं इन चीज़ों को बयान करते हुए पर्सनली मुझे दुख भी होता है। लोग बेचारे कहाँ जाएं अब, किसका जाके दरवाज़ा खटखटाया जाए, जहाँ आज भी शायद ये चीज़ सोची जाती है कि भाई गांव बड़े नीट एंड क्लीन है, फ़िज़ा बड़ी साफ़ सुथरी है, वहाँ के हालात सिचुएशन ये हैं, इन्वायरमेंट, माहौल, इंफ्रास्ट्रक्चर, और माशाल्लाह से जिस तरह की सिचुएशन पैदा कर दी गई है, हर बंदा कह रहा है कि जी घर में कोई ना कोई बीमारी है। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? आफ्ताब में आफ्ताब। आफ्ताब साहब क्या काम करते हैं? मैं ही जिम्मेदारा का ज़मींदारा करते हैं। हम तो शहर से आए थे ये सोच कर कि गांव साफ़ सुथरे होंगे, गांव में फ़िज़ा नीट एंड क्लीन होगी, साफ़ सुथरी होगी। मुझे तो यहाँ बताया जा रहा है कि भाई आप जितनी मर्ज़ी आबादी घूम लें, एक घर पे आप हाथ रखें, उस घर के अगर 10 फ़र्द हैं तो उसमें से 3 तो डेफिनेटली ज़रूरी बीमार होंगे। आफ्ताब साहब एग्री करते हैं इस बात? जी बिल्कुल एग्री करते हैं। वजह क्या है? वजह यही है कि जी इत्थे सफाई का निज़ाम कोई नहीं गया। ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਸਫਾਈ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਅਮਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਇਆ ਬਸ ਚੱਕਰ लगाया, जिस घर ने चाय पिला दी उसका कर दिया, जिसने चाय ना पिलाई उसका कोई नहीं है, जिसने खाना खिला दिया उस बाज़ार से कोई 1-2 घर के सामने से कर दिया, बकाया नहीं है। बिल किस मद में लेते हैं फिर? वो सफाई के अलग से, वासा का अलग से। चलें यहाँ पर तो पाइपलाइन नहीं है, मैं वैसे जनरल एक डिबेट कर देता हूँ, क्योंकि ये सिर्फ गांव का मसला नहीं है, पीछे शहरी भी बेचारे यही रोना रो रहे हैं कि भाई हम बिल भी दे रहे हैं, अलग से पैसे भी दे रहे हैं, फिर भी काम नहीं हो रहा। बिल हम फिर किस चीज़ के देंगे? बस ये गौरमेंट की मर्जी है कि वो की करिए, इत्थे बिल अगर ना दईए तो कनैक्शन कट्टिया जाता है। मेरा घर इत्थे मतलब ਉਹਦੇ 'ਚ कोई फर्क नहीं रहता, कोई नहीं रहता वहाँ पे। मेरे 2 बिल नेगे, 2 मीटर लगे ने, ਦੋਵਾਂ ਮੀਟਰਾਂ ਦਾ 800-900 ਰੁਪਈਆ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਫੀਸ ਹੈਗੀ, ਬਕਾਇਆ ਟੈਕਸ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸੜਿਆ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਹਵੇਲੀ, ਮੈਂ ਹਵੇਲੀ 'ਚ ਰਹੀਆਂ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਵਾਲੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਰਹਿਣਾ। ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਵੇਂ, 10 ਸਾਲ 12 ਸਾਲ ਹੋ गए ने, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ नहीं सड़िया है। लेकिन फिर भी आप उसका हर महीने बिल अदा कर रहे हैं। क्या ही इन चीज़ों पर, क्या ही इन हालात पर कहा जाता है, कहा जा सकता है। हम तो एक चीज़ का दुख लेके यहाँ पे आए थे, जो सिचुएशन थी, तो उन्होंने हमें और ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि भाई सिर्फ मसाइल ही मसाइल हैं, कहीं पर भी कोई सहूलत मौजूद नहीं है। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे।
ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आज के इस प्रोग्राम में हम बात इस हवाले से ख़ास तौर पर कर रहे थे कि खुरने वाला इस वक्त अगर महरूमियत में डूब रहा है तो इसकी एक वजह क्या है, क्योंकि बड़ी तादाद में यहाँ पर जो है वो लोग आबाद हैं, बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर मुकीम हैं। एक सवाल जो पूछना भी हक बनता है, ज़ाहिर सी बात है, और इसका जवाब देना जो कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं उनका भी राइट है। ज़ाहिर सी बात है, अगर वो देही इलाके हैं, अगर वो मसाइल में डूब रहे हैं, अगर उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर का मसला है, अगर उनके पास बेसिक नीड्स का मसला है, तो इसका ज़िम्मेदार कौन है? ज़ाहिर सी बात है, मॉडर्न विलेज की स्कीमें भी हैं, दीगर भी बहुत सारी ऐसी स्कीमें जो है वो दी जा रही हैं जिससे कहीं ना कहीं गाँव जो हैं उनको उनकी ब्यूटिफिकेशन हो, उनकी बेहतरी हो, उस तरफ जो है वो बढ़ा जा रहा है। इन्हीं चीज़ों पर बात करेंगे। हमारे साथ जो है वो रिपोर्टर सिटी 41 इमरान असलम साहब मौजूद है, मैं इनसे बात करूँगा। इमरान भाई बताइएगा, फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो क्या इस वक्त खुरने वाला को हम ये कह सकते हैं कि बिल्कुल ही नज़रअंदाज कर दिया गया है? क्योंकि जहाँ पर बड़ी तादाद में लोग आबाद हैं वो भी एक सवाल पूछ रहे हैं कि भाई मॉडर्न विलेज स्कीम हो, वो दीगर सूबाई सतह पर आने वाली तरक्याती स्कीमें हो, क्या उनसे महरूम कर दिया गया मुकम्मल तौर पर? बिल्कुल ऐसा ही है। साल 2026 और माली साल 2026 और 27 की जो ADP आई है, इसमें बड़ी उम्मीदें वाबस्ता सी फैसलाबाद की 6 तहसीलों में, जिनमें तहसील खुर्डियावाला भी था। जो साहब डिप्टी कमिश्नर हैं उनकी जानब से ये प्रपोजल रखा गया था कि खुर्डियावाला में एक अंडरपास बना रहे हैं, इसके साथ साथ ब्यूटिफिकेशन की स्कीमें ला रहे हैं और इसके साथ साथ मॉडर्न विलेज की स्कीमें ला रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली खुर्डियावाला को तरक्याती कामों से महरूम रखा गया। अगर बात करें तो महकमा हाईवे फैसलाबाद की जानब से 76 देहात हैं जड़ावाला में, जिसमें खुर्डियावाला भी शामिल है। वहाँ पर 1 अरब की स्कीमें लॉन्च की गई हैं जो टूवर्ड्स मुख्तलिफ देहात में जो राब्ता सड़कें हैं उनसे मुलाका होनी थी। अभी हाईवे डिपार्टमेंट की जानब से टेंडर लगाया गया, लेकिन वहाँ पर काम मुकम्मल नहीं करवाया गया, जो मैं समझता हूँ कि महकमा हाईवे की कारकर्दगी पर मुँह बोलता सबूत है। इसके साथ साथ बात करें जो ब्यूटिफिकेशन की स्कीम है, तहसील डिस्कॉट आप देख लें, डिस्कॉट में ब्यूटिफिकेशन की स्कीम आई, तहसील चक जुमरा में ब्यूटिफिकेशन की स्कीम आई, फैसलाबाद कचहरी बाज़ार में ब्यूटिफिकेशन की स्कीम आई, तो वाई नॉट खुर्डियावाला? खुर्डियावाला में भी ब्यूटिफिकेशन की स्कीम वक्त की अहम ज़रूरत थी। कम से कम कुछ ऐसा बाज़ार चुनाव कर लेते, यहाँ पर रोज़ाना की बुनियाद पर शहरियों का आना जाना रहता है। तो खुर्डियावाला के जो वासी हैं वो सवाल पूछ रहे हैं, एक तो वहाँ पर साफ़ पानी का बड़ा मसला है, और दूसरा जो इंडस्ट्रीज़ है, आप देखें टूवर्ड्स घाटवाला से खुर्डियावाला जाएँ, कितना इंडस्ट्रियल सेक्टर है, और इंडस्ट्री को इनखला के हवाले से कोई ऐसा लायामल तय नहीं कर सका। एक तरफ तो आप खुर्डियावाली अवाम को कोई रिलीफ प्रोजेक्ट नहीं दे रहे, दूसरी तरफ जो माहौल आलूदा अनासर है उनके खिलाफ कार्रवाई अमल नहीं कर रहे। तो ये बड़ा सवालिया निशान है महकमा माहौलियात की जुरिडिक्शन पर, इसके साथ साथ जो मुतल्लिका डिपार्टमेंट्स हैं, क्योंकि खुर्डियावाला में मैं समझता हूँ कि साफ पानी हो, इसके साथ ब्यूटिफिकेशन की स्कीमें हो, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की स्कीमें हो, ग्रेवयार्ड की स्कीमें हो, मॉडर्न विलेज की स्कीमें हो, इसके साथ साथ अर्बन डेवलपमेंट की स्कीमें हो, तो उसके लिए एक लमसम पैकेज रखना चाहिए। क्यों नहीं रखा गया, ये मुतल्लिका जो कमिश्नर है या डिप्टी कमिश्नर हैं वही बता सकते हैं कि अगर बाकी तहसीलों में ब्यूटिफिकेशन की स्कीमें हो रही हैं, डेवलपमेंट सेक्टर को अप्रोच किया जा रहा है, तो खुर्डियावाला में क्यों नहीं किया जा रहा? खुर्डियावाला में क्यों नहीं किया जा रहा? ज़ाहिर सी बात है कि ये चीज़ें वो पॉइंट्स हैं, वो सवालात हैं जिनका जवाब देना कंसर्न अथॉरिटी की जिम्मेदारी भी है। इमरान भाई, इसके साथ ही मैं चूँकि अभी मोस्टली वो एक देही एरिया था जिससे जो है वो मैं मेरी टीम होके आ रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं इस चीज़ का नॉलेज था, आइडिया था कि कहीं ना कहीं जो है मॉडर्न विलेज की स्कीमें जो है वो शुरू हैं। क्या उससे भी फिर क्या रिकमेंडेशन में नाम नहीं था? क्या उसका नाम सामने आने ही नहीं दिया गया? क्या उसका वो राइट हक बनता था, वो किसी और को ट्रांसफ़र कर दिया गया? इसके पीछे क्या कोई कहानी है? देखें, जो पार्लियामेंटेरियंस होते हैं जैसे तलाल चौधरी है और इसके साथ साथ उनके भाई बदर चौधरी हैं, उनका क्या मेन मौक़िफ़ था? मेन मौक़िफ़, अगर वो पार्लियामेंटेरियंस में, अगर वो कौमी असम्बली या सूबाई असम्बली में ये चीज़ें उठाते कि जनाब के हमारा जड़ावाला है, इसमें कितनी आबादी, सबसे पहले उनको ज़िला का हवाले से अगर करें तो बिलाल बदर चौधरी की जानब से ये मुतालबा रखा गया कौमी असम्बली में कि हमारा जो जड़ावाला है इसको ज़िला का दर्जा दिया जाए। हाँ, तो अगर इसके हम बात करें तो जड़ावाले को महरूम रखा गया है उन तरक्याती मनसूबों को लेकर। अगर बात करें, जैसा आप बात कर रहे थे कि मुख्तलिफ देहात में आपका गुजर हुआ है, तो एक तरफ तो आप मॉडल विलेज की स्कीमें नहीं दे रहे। इसका बड़ा पर्सपेक्टिव ये होगा कि कम से कम हुकूमत पंजाब को एक तो इससे जो काली बेड़े हैं उनको एक्सपोज करने का एक बड़ा इनिशिएटिव मिला है, दूसरी तरफ इस काले धन को रिमूव करने के हवाले से फैसलाबाद की जो तहसीलें हैं वहाँ पर अर्बन डेवलपमेंट और इसके साथ साथ जो सुथरा पंजाब ले लें, अर्बन डेवलपमेंट ले लें, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर ले लें, कम्युनिटी डेवलपमेंट ले लें, ब्यूटिफिकेशन की स्कीमें ले लें, साफ पानी के मंसूबे ले लें, इसके साथ साथ जितने भी आप देख लें BHUs ले लें और RSE ले लें, जितने भी मंसूबे हैं हेल्थ सेक्टर से जुड़े और स्कूल से जुड़े। तहसील खुर्डियावाला में बता सकता हूँ कि जो स्कूल्स हैं
जो सैकड़ों स्कूल और कॉलेजेस वहाँ पर जिनकी बिल्डिंग डेंजरस हैं, कब किसी वक्त भी गिर सकती हैं, कहाँ पे SOPs हैं वो? मैं अब आपकी यही बात अभी टोक भी रहा था कि जिस जगह पे हम एग्जैक्ट लोकेशन में खड़े रहे हैं वो स्कूल था और उसके अतराफ ऐसी सिचुएशन बनी हुई थी कि कई फीट पानी था और बेचारे जो बच्चे आ रहे थे, जो पढ़ रहे थे, वो कहते हैं कि भाई हम सर्टिफिकेट जब यहाँ से प्राइमरी का हासिल करते हैं तो उसके साथ साथ हमें कोई ना कोई सीरियस बीमारी भी जो है वो लग चुकी होती है। तो फिर इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि महकमे सेहत की भी गफलत है और महकमा एजुकेशन की भी गफलत है, क्योंकि महकमा सेहत ने इन चीज़ों को जो है वो बेहतर बनाना था, ख़ास तौर पर लोगों की हेल्थ को इंश्योर करने के। प्री मानसून का जैसे स्पेल का आगाज़ हो चुका है, सीन क्या है? सीन ये है कि जब आप लोग वहाँ पर डेंजरस बिल्डिंग्स होंगी, बारिशें होगी, पानी खड़ा होगा, एक तो वहाँ पर डेंगू की अफजाइश पैदा होगी, तो डेंगू लार्वा फैलने का खदशा है तहसील खुर्रेवाला में। सेकंड ये, अगर आप बात करें कि कितने स्कूल डेंजरस हैं, कितनी वहाँ पर हेल्थ के हवाले से फैसिलिटेशन नहीं दी जा रही, तो मैं समझता हूँ ये बड़ा ही नाअहली का मुँह बोलता सबूत है कि पाकिस्तान में तहसील खुर्रेवाला ले लें, दीगर तहसीलें ले लें, जड़ावाला ले लें, तो वहाँ पर ये सहूलियात का फुकदान है। अब देख सकते हैं कि हेल्थ सेक्टर को इतनी प्रिविलेज नहीं मिली। वहाँ पर आप देख सकते हैं कि रोज़ाना की बुनियाद पर शहरी दूर दराज से आते हैं, रोड के बड़े मसाइल हैं, जो मुल्हका कच्ची आबादियाँ हैं वहाँ से जुड़ी सड़कें कच्ची हैं, उनको पुख्ता नहीं किया गया। जो फंड्स मिले हैं सोलिडू से वो पार्लियामेंटेरियंस की हदूद में मिले हैं, बाकी जितने भी देहात उनको नज़रअंदाज किया गया है। खुर्द-बुर्द हो गया है और आवाम को फिर वही सिर्फ सब्ज़ बाग और उसके नाम पे बिल्कुल ऐसा ही है। टेंडरिंग प्रोसेस में मुबैना बेज़ाब्तियाँ हो रही हैं, मनपसंद अफराद को ठेके दिए जा रहे हैं। खुर्रेवाला के बासी मसीहा के मुंतज़र हैं कि क्यों हमारे जितने भी देहात हैं उनको मॉडल नहीं किया जा रहा, क्यों ब्यूटिफिकेशन की स्कीमें लॉन्च नहीं कर रही। तो ये मुज़ायका खेज़ है कि क्यों खुर्रेवाला को महरूम में सताइश रखा गया जा रहा है और इन सारे मामलात में डुबोया जा रहा है। ये वो कहानी, ये वो दास्तान थी जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि खुर्रेवाला के जो मसाइल हैं वो 50, 100 और इन फ्यूचर मज़ीद बढ़ सकते हैं। होपफुली अब इससे जो कंसर्न डिपार्टमेंट हैं वो चीज़ों को समझेंगे, बेहतरी की तरफ बढ़ जाएंगे और हम तो ज़ाहिर सी बात है अपने इस प्लेटफॉर्म के थ्रू अपने इन कोशिशों से इन लोगों की आवाज़ पहुंचा सकते हैं कंसर्न अथॉरिटीज़ तक। अब उनकी ज़िम्मे है इन लोगों के मसाइल हल करना। आज के प्रोग्राम के साथ कायम है हमारी पूरी टीम का। अगले प्रोग्राम तक अल्लाह ने के बाद।